हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2013 के सॉल्यूशन और पार्ट 11 जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से 110 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम आर गिवन बाय x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी। हमें बताना है कि एंगल कितना होगा जो एक्स एक्सिस से ये प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बना रही होगी। देखिए, मैं इसको एक ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगा। पहले ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम इस प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी को। हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी, इक्वेशन हमें गिवन है। देखिए, जब y और z की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, c के इक्वल, और जब x और z की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू c के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही जब x और y की वैल्यू 0 होगी तो z की वैल्यू c हो जाएगी। अब इन तीनों पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करो तो हमें इसका फिगर मिल जाएगा वेव फ्रंट का, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी के लिए। अब देखिए, कोई भी अगर वेक्टर है आर वेक्टर, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर आर को x आई कैप, y जे कैप और z के कैप से। x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जब मान लीजिए हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना है तो आर वेक्टर या कोई भी एक जनरल वेक्टर आप ले सकते हैं। आई कैप हम कह सकते हैं जो यूनिट वेक्टर होगा अलोंग द एक्सिस एक्स एक्सिस, वो कितना होता है आई कैप। जब आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना हो तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में उनका मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए डॉट बी, सॉरी ए अपॉन में ए इंटू में बी। इसको हम इक्वेशन ऑफ प्लेन्स को भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे अगर क्लास 12 में आपने पढ़ा हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, कोई कॉन्स्टेंट है लेट्स से। तो एल क्या होता है, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन, एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन यहाँ पर होगा क्योंकि तीनों ही किसके इक्वल है, सी के इक्वल। और एल क्या होता है, कोस अल्फा, एम कोस बीटा, एन कोस गामा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल। तो क्योंकि तीनों यहाँ पर बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन है तो 3l स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में रूट 3। तो एल होता है कोस थीटा, जैसे मैंने आपको बताया था। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल के इक्वल, जो कि 1 अपॉन रूट 3 है। तो हम यहाँ पर 1 अपॉन रूट 3 लिखेंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 1 अपॉन में रूट 3। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। अब देखो, ये इक्वेशन आपको बस ध्यान रखनी है यहाँ पर, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यही मैथ्स यहाँ पर थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा अप्लाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है बेरियन कौन है। तो मैं आपको पहले बेरियन के बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे बेरियन में 3 क्वार्क होती है, 3 क्वार्क से मिलकर बेरियन बनते हैं, और मेसोन में 1 क्वार्क होता है और 1 एंटी क्वार्क होता है। न्यूट्रॉन जैसे अप डाउन डाउन और प्रोटॉन अप अप डाउन से मिलकर बना होता है यू यू डी। इनका अप का चार्ज होता है 2/3, डाउन का 1/3। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पाई की बात करें तो पाई का जो स्ट्रक्चर होता है, क्वार्क स्ट्रक्चर, उसमें डी बार और यू रहता है अप, और के लिए ये स्ट्रक्चर होता है अप इंटू में एस बार, स्टेजनेस का बार, एस मतलब स्टेजनेस। और जो लैम्डा होता है उसके लिए क्वार्क मॉडल होता है अप डाउन और एस। जो म्यू यहाँ पर है वो है फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल भी आप उसको बोल सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल है म्यू, तो उसका क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था पाई मतलब 2 जब क्वार्क हो तो वो क्या होता है, बेरियन। तो यहाँ पर सॉरी मेसोन, तो यहाँ पर जो बेरियन होगा, बेरियन में 3 क्वार्क होंगे अप डाउन एस, जैसे यहाँ पर दे रखा है, और ऊपर वाले पाई और के क्या हो जाएंगे, मेसोन। जैसे यहाँ पर बताया ना, 3 अगर क्वार्क है तो वो क्या होता है, बेरियन। तो करेक्ट आंसर आ गया बेरियन। नेक्स्ट है, इन एन एलसीआर सर्किट करंट लैग्स अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, फेज लैग कैन बी रिड्यूस्ड बाय 0। किस तरह से हम इसको 0 करेंगे ये हमें बताना है। देखो, अगर मैं इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करूं, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर में, तो प्योर इंडक्टर में, जिसको एल से डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस,
तो प्योर इंडक्टर में जो करंट होता है वो लैग करता है, पीछे रहता है पहले से। वोल्टेज लीड करता है, प्योर इंडक्टर में करंट लैग करता है, जबकि कैपेसिटर में जो करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री ऑफ कोर्स। तो कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। हमें क्या करना है, द फेज लैग कैन बी रिड्यूस टू जीरो। हमें फेज, ये जो लैग है ना, करंट लैग, उसको कम करना है, यानी कि हमें करंट को आगे बढ़ाना है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। अब वो कब होगा, जब कैपेसिटर सर्किट में रहेगा, यानी कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखो एक्सएल की वैल्यू एक्स से ग्रेटर अगर है, इंडक्टर में करंट लैग कर रहा है यानी कि पीछे है, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है। तो हमें ये सिचुएशन लाने के लिए कि फेज लैग कैन बी रिड्यूस टू जीरो, हमें क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर को आगे करना पड़ेगा, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि करंट लीड करे। अभी तो लैग कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सी की वैल्यू इंक्रीज करो, एल की वैल्यू डिक्रीज करेंगे। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, करंट की वैल्यू लैग करने के लिए सी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, एल की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। तो ऑप्शन ए में यही दिया हुआ है, डिक्रीजिंग एल और इंक्रीजिंग सी। क्वेश्चन नंबर 104, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इनमें से किससे रिलेट नहीं कर सकती। तो क्रिटिकल वेलोसिटी हमें बताते हैं कि फ्लो कैसा होता है, लैमिनर या टर्बुलेंट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो रहता है वीसी का, क्रिटिकल वेलोसिटी का रिनॉल्ड्स नंबर, जिसको आर से डिनोट कर सकते हैं, इनटू में ईटा अपॉन में डेंसिटी इनटू में रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो देखो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी मास नहीं आ रहा है, तो रेडियस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे और विस्कोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इन्फिनिटी। देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी कि अल्फा, वो होता है 1 में ओरिजिनल रेजिस्टेंस यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल टेम्परेचर पर, इनटू में चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है। मैं दोनों के लिए बात करेंगे हम, कंडक्टर के लिए भी और सेमीकंडक्टर के लिए। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है कंडक्टर में, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही होगी क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पर। सेमीकंडक्टर में अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है, डिक्रीज होती है, तो रेसिस्टिविटी भी ऑफ कोर्स डिक्रीज ही होगी। अब देखिए अल्फा जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन आर पर, तो हम लिख सकते हैं आर एफ माइनस आर आई, अल्फा हो गया ये। तो मेटल में आर एफ यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, तो आर जो अल्फा की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, तो मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू रहती है पॉजिटिव। अब सेमीकंडक्टर में जो फाइनल टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, जब फाइनल टेम्परेचर कम हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था सेमीकंडक्टर के लिए, तो वो रहेगा नेगेटिव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दो स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट का रेशियो गिवन है 9:7, यानी कि K1/K2 9/16 है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक K1 है कोएफिशिएंट और एक का K2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअली। तो K1/K2 हमें गिवन है 9/16। बोला गया है कि जब उस पर सेम वर्क हो रहा है तो आपको रेशियो निकालना है उनकी इलोंगेशन का। तो W1 इक्वल टू किसके, W2 के, और हमें निकालना है इलोंगेशन। मान लेते हैं एक में x1 है और सेकंड स्प्रिंग में x2 है, तो हमें निकालना है x1/x2। अब देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ k इंटू में इलोंगेशन का स्क्वायर, हाफ k x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं W1 इक्वल टू हाफ K1 x1 का स्क्वायर और इक्वल टू हाफ K2 x2 का स्क्वायर। अब हाफ से हाफ कैंसिल करते हैं, तो K1/K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, या x1/x2 फाइंड करना है, तो x1/x2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, K2/K1। हमारे पास K1/K2 की तो वैल्यू है, तो x1/x2 इक्वल टू हो जाएगा रूट K2/K1। तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो K2/K1 हमें मिल जाएगा 16/9, और उसका हमें अंडर रूट लेना होगा, तो 16/9 अंडर रूट। 16 का होता है 4 अंडर रूट और 9 का होता है 3, तो 4/3 आ जाएगा x1/x2 की वैल्यू। हमें तो रेशियो बताना है, तो रेशियो हो जाएगा x1/x2 इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टिव कोयल कितनी होती है, एवरेज पावर पूछा गया है। देखो प्योर इंडक्टिव बोले या प्योर कैपेसिटिव बोले, दोनों में ही जो पावर फैक्टर होता है cos फाई की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि जो फाई होता है वो होता है 90 डिग्री। जो करंट होता है कैपेसिटर में वो लीड करता है 90 डिग्री से, और इंडक्टर में वो ही करंट लैग करता है 90 डिग्री से। तो फाई कितना होगा 90 डिग्री। पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS इंटू में cos फाई को हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो जो पावर एवरेज पावर आएगी वो आ जाएगी 0, ऑप्शन डी। तो प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव है, दोनों के लिए ऑप्शन डी ही करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसके लिए मैंने एक अलग से शॉर्ट्स वीडियो बनाई है एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, रात में आई वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। आर का मतलब रेडियो वेव, एम का मतलब है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो इनमें से कहीं पर भी आपको अल्ट्रासोनिक तो नहीं दिख रही होगी, अल्ट्रासोनिक रिलेटेड टू साउंड होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस may have different velocity and then this rise to the phenomena of। तो आपने देखा होगा जो, या सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा आपने, जो नहर होती है, नदियां होती है, पानी जो होता है, उनकी अलग अलग लेयर की अलग अलग वेलोसिटी होती है। वो किसकी वजह से होती है, विस्कोसिटी की वजह से। तो इसमें भी तो ये पूछा है कि वेलोसिटी जो अलग अलग किसकी वजह से होगी, तो वो होगी विस्कोसिटी की वजह से। फॉर्मूला भी होता है F = -A ईटा इंटू में एरिया इंटू में dV/dx। dV/dx मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो क्या होता है ईटा के साथ, यानी कि विस्कोसिटी से, मतलब इनका रिलेशन बताना। तो K/ईटा इक्वल टू होता है एक्चुअली CV के इक्वल, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी K अपॉन में ईटा यानी कि विस्कोसिटी, ये कांस्टेंट होगा CV के इक्वल। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, K/ईटा इक्वल टू CV।